कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भविष्य में इंसानों ने एक ऐसा गेम बना लिया है जिसकी मदद से इंसान गेम के अंदर जा सकता है। इसी के साथ हमें हमारी कहानी का एमसी दिखाया जाता है। वो भी आज इसी गेम को खेलने वाला है। वो इस गेम की प्रिपरेशन कर जैसे ही गेम को स्टार्ट बोलता है वो इस गेम के अंदर जाने लगता है। इधर हमारा एमसी गेम के अंदर जा रहा होता है कि तभी हमें रियल लाइफ में एक न्यूज बताई जाती है कि जो गेम हमारा एमसी खेल रहा है उसमें एक बग आ चुका है। जो भी प्लेयर इस गेम के अंदर जा रहा है वो वापस बाहर नहीं आ पा रहा है, यानी हमारा एमसी भी इस गेम में फंस चुका है। खैर इसी के साथ हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने गेम के कैरेक्टर के अंदर होता है, यानी ये हमारे एमसी की रियल बॉडी नहीं है। इसी के साथ हमारा एमसी कहता है, आखिरकार मैं इस तरह के गेम को दोबारा खेलने वाला हूँ क्रीतो। इस जगह पर हमें पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम क्रीतो है। क्रीतो के अलावा भी वहां पर हम कई सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो अपने अपने गेम के कैरेक्टर के अंदर होते हैं, यानी क्रीतो की भी असली बॉडी नहीं है, ये भी अभी अपने गेम के कैरेक्टर के अंदर है। इस जगह पर बाकी प्लेयर्स को भी कोई अंदाजा नहीं है कि वो गेम के अंदर फंस चुके हैं। इसके बाद क्रीतो उस गेम के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। इस जगह पर उसे ऐसा घूमता हुआ एक और प्लेयर देख लेता है। वो क्रीतो के पास आता है और क्रीतो से पूछता है, क्या तुमने इस तरह के गेम पहले भी खेल रखे हैं? क्या तुम्हें इस गेम के बारे में आइडिया है? इस पर क्रीतो कहता है, हाँ, उसने इस तरह के गेम पहले भी बहुत खेले हैं। वो एक तरह से बीटा प्लेयर है। यह बात सुनकर वो प्लेयर जिसका नाम क्लिंट है वो क्रीतो से कहता है, मुझे इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं आता, क्या तुम मुझे गेम खेलना सिखा सकते हो? इस चीज पर क्रीतो कहता है, अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम हंटिंग से शुरुआत करेंगे, तो तुम तैयार हो? क्रीतो के यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लिंट एक पिगी मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसको हंट करके एक्सपीरियंस गेन कर पाए, पर वो उस पिगी मॉन्स्टर को भी नहीं मार पा रहा होता है। क्रीतो उससे कहता है, अपनी एनर्जी को फोकस करो, अपनी एनर्जी को फोकस करो और उसके ऊपर हमला करो, तुम एक ही बार में उसे मार पाओगे। इस चीज के सुनने के बाद भी क्लिंट उस पिगी मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहा होता है। क्रीतो एक छोटे से पत्थर को उठाता है, अपने पूरी पावर को फोकस कर उस स्टोन से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस चीज से हम समझ जाते हैं कि क्रीतो को इस टाइप की गेम का बहुत नॉलेज है। क्रीतो उस एक हमले से ही उस पिगी की आधी एचपी खत्म कर देता है। इसके बाद क्रीतो उस पिगी मॉन्स्टर को क्लिंट की तरफ धका देता है ताकि क्लिंट इसे मारकर कुछ एक्सपीरियंस ले सके, पर इस जगह पर क्लिंट को समझ नहीं आ रहा था। वो डर जाता है, पर वो क्रीतो की बात याद कर अपने नाइफ में सारी पावर को स्टोर कर हमला करता है, जिससे वो पिगी मॉन्स्टर वहीं पर धराशायी हो जाता है। इससे क्लिंट को बहुत खुशी होती है कि उसने गेम में थोड़ी प्रोग्रेस की है और वो खुश होने लगता है। इस जगह पर क्लिंट पूरी तरह से अनजान है कि जिस गेम की छोटी सी प्रोग्रेस पर वो खुश हो रहा है वो उसी गेम में अब फंस चुका है। इसके बाद क्रीतो और क्लिंट काफी देर प्रैक्टिस करते हैं और शाम भी हो जाती है। शाम होते से क्लिंट क्रीतो से आता है, मुझे ये सब सिखाने के लिए शुक्रिया दोस्त, अब मुझे जाना होगा, मैंने पिज्जा बुलाया है खाने के लिए। इस चीज पर क्रीतो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं भी इस गेम से बस बाहर निकलने ही वाला हूँ। इसके बाद क्लिंट जैसे इस गेम से बाहर निकलने के लिए लॉकआउट बटन को ढूंढने लगता है तो वो कहता है, हे, मेरे डेस्क बोर्ड पर लॉकआउट बटन नहीं दिख रहा है। यह सुनकर क्रीतो क्लिंट से कहता है, ध्यान से देखो, उस कॉर्नर पर होगा। इसके बाद क्रीतो भी अपने लॉकआउट बटन को चेक करता है और उससे भी नहीं दिखता। इस चीज को देखकर वो दोनों शॉक होते हैं कि तभी एक बेल की आवाज आती है और वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों एक काउंसिल हॉल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां पर उनके साथ साथ कई सारे प्लेयर और भी टेलीपोर्ट हो चुके थे। इस जगह पर कई सारे प्लेयर घबराने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि उनका लॉकआउट बटन गायब है और वो इस गेम में फंस चुके हैं। अब इधर ये सारे प्लेयर घबरा ही रहे होते हैं। इसी बीच उनके आंखों के सामने एक बहुत बड़ा प्लेयर समन होने लगता है। उस प्लेयर के कैरेक्टर के समन होते से ही वो कहता है, मैं इस गेम का गेम मास्टर हूँ और ये कोई ग्लिच या फिर बग नहीं है जिसकी वजह से तुम गेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मैं इस गेम का गेम मास्टर हूँ और मैंने ही इस गेम को बनाया है। तुम इस गेम के अंदर फंस चुके हो और तुम अब इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुम्हारी फैमिली मेंबर ने इस गेम के स्विच या फिर इस गेम के हेलमेट के साथ कोई छेड़खानी करी
तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक इसी छेड़खानी के चक्कर में 213 प्लेयर मर चुके हैं। इस चीज को सुनते से ही क्रीतो भी घबरा जाता है, क्योंकि क्रीतो को लग रहा था कि उसके फैमिली मेंबर इस गेम के बाहर से उसे बचा सकते हैं। इसके बाद गेम मास्टर कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो ये आर्टिकल और न्यूज़ेस को देख लो। इस जगह पर आर्टिकल और न्यूज़ेस में कई सारे फैमिली मेंबर्स रो रहे होते हैं और यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि गेम मास्टर जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। अगर किसी ने भी गेम के बाहर गेम में कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करी तो धीरे धीरे कर प्लेयर्स गेम में मरने लगेंगे, और अगर कोई भी प्लेयर गेम में मरा तो वो रियल लाइफ में भी मारा जाएगा। इसी के साथ गेम मास्टर सारे प्लेयर्स से कहता है, तो अब तक प्लेयर्स तुम्हें पता लग गया होगा कि तुम्हें गेम के बाहर कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम गेम से बाहर कैसे निकलोगे। तुम्हें सारे लेवल्स पार करने होंगे और इस दौरान कई सारे प्लेयर्स मरने वाले हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें हर एक लेवल पर एक बॉस मिलेगा जो तुमसे बहुत स्ट्रोंग होगा। तुम्हें उसे मार कर लेवल्स को पार करते हुए इस गेम से बाहर निकलना होगा। जो इस दौरान मारा जाएगा वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं कौन कौन इस गेम से बाहर निकल पाएगा। गेम मास्टर के इन्हीं शब्दों के दौरान सारे प्लेयर के ऊपर एक ब्लू रे लाइट पड़ने लगती है और कुछ देर बाद सारे प्लेयर अपनी रियल लाइफ बॉडी में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमारी कहानी का एमसी क्रीतो भी अपनी रियल बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। इस जगह पर किसी भी प्लेयर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी गेम मास्टर भी वहां से गायब हो जाता है। इस जगह पर सारे प्लेयर कई देर तक सुन्न खड़े होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुके थे कि तभी एक लड़की बहुत ही तेजी से चिल्ला देती है और सारे प्लेयर एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इस जगह पर क्रीतो भी समझ जाता है कि उसे भी जल्दबाजी करनी होगी और इस गेम के लिए आगे बढ़ना होगा, वरना बाकी प्लेयर आगे बढ़ जाएंगे और वो मारा जाएगा। अब यह सोचकर क्रीतो क्लेन का हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में क्रीतो और क्लेन को एक गली में देखते हैं, जहां पर क्लेन क्रीतो से कहता है कि हम क्या करने वाले हैं। जिस पर क्रीतो कहता है कि हमें इस टाउन को छोड़कर अगले टाउन में जाना होगा, वहां पर जल्द से जल्द मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपीरियंस गेन करना होगा और फिर हमें लेवल 1 के बॉस को हराना होगा। इस बात पर क्लेन डर जाता है और कहता है, नहीं, मैं अपनी एक पूरी टीम बनाऊंगा, अकेले नहीं जाना चाहता, हम अकेले मर जाएंगे, हमें एक टीम के साथ आगे बढ़ना होगा। इस पर क्रीतो सोचता है कि अगर वो टीम बनाएगा तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इस समय में काफी सारे प्लेयर उससे आगे निकल जाएंगे, इसलिए क्रीतो कहता है कि वो एक टीम के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को सुनकर क्लेन कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, तुम आगे अकेले बढ़ो, मैं पीछे टीम बनाकर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। अब इस बात को सुनकर क्रीतो चाहता तो नहीं था क्लेन को अकेला छोड़ना, बट क्रीतो को भी आगे बढ़ना होगा, वरना बाकी प्लेयर आगे हट जाएंगे। इसलिए क्रीतो क्लेन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ क्रीतो का इस गेम में जीने मरने का सफर शुरू हो चुका है। इसी सफर की शुरुआत के साथ ट्रिपल एस रैंक गेमर का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की कहानी की शुरुआत में हमें क्रीतो दिखाया जाता है। क्रीतो मन में कहता है, हमें इस गेम में फंसे हुए 1 महीना हो चुका है। 1 महीने में हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। हमें बॉस को मार कर धीरे धीरे कर इस गेम को खत्म करना है, पर अभी तक हमें लेवल 1 का बॉस की लोकेशन तक नहीं पता चली है। इवन 2000 लोग तो इस दौरान मर भी चुके हैं। 10,000 लोगों में से 2000 लोग मर चुके हैं और अब मात्र 8000 लोग बचे हैं। इस हिसाब से तो बहुत ही कम लोग बचेंगे आने वाले समय में। हो भी सकता है कि वो सब इस गेम में मारे जाए। ये सब सोच के क्रीतो सोचता है कि इस गेम की डिफिकल्टी लेवल अब बहुत बढ़ चुका है। बीटा के दौरान उसने इजीली बॉस को ढूंढ कर मार दिया था, पर अब उन्हें बॉस ही नहीं मिल रहा है। क्रीतो की इन्हीं बातों के बीच में हमें पता चलता है कि आज सारे प्लेयर एक मीटिंग करने वाले हैं ताकि वो इन सब के ऊपर बात कर सके। क्रीतो को दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरे सीन में मीटिंग का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ प्लेयर्स एक जगह पर बैठकर एक आदमी की बातें सुन रहे होते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है डेवियल ने ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। वो सबको बताता है कि उनकी पूरी टीम ने लेवल 1 जो बॉस है उसकी लोकेशन ढूंढ ली है। ये बात सुनते से ही सारे प्लेयर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसी दौरान डेविल उन्हें बताता है कि हमने लोकेशन तो ढूंढ ली है, पर उस बॉस को हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए वो बताता है कि उसके पास एक प्लान है। हम सबको अलग अलग टीम में बढ़ जाना चाहिए,
छः मेंबर्स की, ताकि हम इजीली फॉर्मेशन के थ्रू उसे मार सके। अलग अलग जगह से हमला कर कर हम अगर एक साथ हमला करेंगे तो वो हमें एक साथ मार देगा। तो हमें अलग अलग तरफ से अलग अलग डायरेक्शन में हमला करना होगा, इसलिए हमें 6-6 की टीम बनानी होगी। अब इस बात पर तो सोच ही रहा होता है कि वो आखिर वो किन लोगों के साथ टीम बनाएगा, कि इसी दौरान उसकी नजर पड़ती है कि उसके सोचने टाइम पर ही सब लोगों ने अपनी टीम बना ली है और अब वो बिल्कुल अकेला बचा है। इसी दौरान उसकी नजर जाती है पास ही में एक अकेले बैठे पर्सन पर। तो कीतो सोचता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे इसी पर्सन के साथ टीम अप करना होगा। इसलिए चॉइस ना होने की वजह से कीतो बिना कोई सोच समझे सीधा उस पर्सन के पास जाकर उसे टीम में ज्वाइन होने के लिए अप्रोच करता है। इस पे वो पर्सन थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा था। गाइस, ये कैरेक्टर आने वाली कहानी में बहुत ही बड़ा मेन रोल निभाने वाला है और इसकी जेंडर को लेकर एक छोटी सी मिस्ट्री है जो आपको आने वाली कहानी में पता चलेगी। इस जगह पर उस पर्सन के पास भी कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि सब लोगों ने टीम बना ली होती है। इसलिए वो क्रीतो के साथ टीम अप करने के लिए रेडी हो जाता है। उस पर्सन के एग्री करते से ही क्रीतो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है, जिसे वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है। इन्हीं सब के बीच में वहां पर एक पर्सन आ जाता है जो अपना नाम कीबा बताता है। वो कहता है हमें बॉस के पास जाने से पहले किसी और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो कहता है आपको पता होगा कि हमारे 2000 साथी मर चुके हैं, पर इन 2000 में भी एक भी वो लोग नहीं थे। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग हमें बचाना नहीं चाहते, वो चाहते तो हमें बचा सकते थे। कीबा की इन सारी बातों को सुनकर डियावा कहता है मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम बीटा टेस्टर्स की बात कर रहे हो ना, जिनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। डियावा की इस बात पर कीबा कहता है ऑफ कोर्स, मैं बीटा टेस्टर्स की ही बात कर रहा हूँ। अगर वो चाहते तो हमारी कुछ मदद कर सकते थे, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो घमंडी हो चुके हैं। इसलिए हमारे 2000 साथी मारे गए। उन्हें हमसे माफी मांगनी ही होगी, और साथ ही में उन्होंने जो एक्सपीरियंस पॉइंट कलेक्ट किया है वो हमारे साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ताकि सब प्लेयर इक्वल हो जाएं। इसलिए उन्हें हमसे माफी मांगनी ही होगी। इसी विचार विमर्श के बीच में उन्हीं प्लेयर में से एक प्लेयर जिसका नाम ईगल होता है, वो कीबा के पास आता है और उसे पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि उन 2000 लोगों की मृत्यु का कारण बीटा प्लेयर है, और बीटा प्लेयर हम सबको छोड़कर जा चुके हैं, और वो घमंडी हैं, वो अकेला सफर तय करना चाहते हैं और उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जो तुम्हें ये गाइड बुक मिली है, तुम्हारे पास भी है ना ये गाइड बुक। इस पे कीबा कहता है हाँ, ये सर्वाइवल गाइड बुक मुझे भी मिली है। तो इस पे ईगल बताता है तुम्हें पता है ये गाइड बुक हमें फ्री में क्यों मिली है? क्योंकि बीटा टेस्टर्स ने अपना काफी सारा गोल्ड कॉइन गेम को डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि हम सबको एक गाइड बुक फ्री में मिल सके, ताकि सबके पास एक सर्वाइवल गाइड बुक हो सके, ताकि हम सब सर्वाइव कर सके। इसका मतलब बीटा टेस्टर हमें छोड़ के नहीं गए हैं, बल्कि वो हमारी मदद कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो बीटा टेस्टर की गलती नहीं है कि वो 2000 लोग मारे गए, वो 2000 लोग अपनी कमजोरी की वजह से मरे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों की मृत्यु से सीखूंगा, ना कि ब्लेम करूंगा, और मैं ताकतवर बनूंगा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। ईगल की इन सारी बातों पर बाकी जो प्लेयर होते हैं वो भी मान ही लेते हैं कि इस पर बीटा टेस्टर की कोई गलती नहीं है कि वो 2000 लोग मारे गए। इस जगह पर अब कीबा के पास कहने को कुछ नहीं बचा होता है, इसलिए कीबा अब बिना कुछ ज्यादा बोले अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद मीटिंग दोबारा शुरू होती है और डेविन सारे प्लेयर्स को बताता है कि बीटा प्लेयर्स के थ्रू हमें जो सर्वाइवल गाइड मिली है, इससे हमें काफी मदद मिली है। हमें उस बॉस के बारे में सब कुछ पता है, उसकी एचपी, उसके अटैक और सब कुछ। तो बस हमें उसके ऊपर हमला करना है और उस लेवल को क्रॉस करके लेवल 2 पर पहुंचना है। इसलिए डेविल सारे प्लेयर से कहता है कि वो कल सुबह ही लेवल 1 के बॉस के ऊपर हमला करेंगे, ताकि वो लेवल 2 पर पहुंच सके। डेविल के इंस्ट्रक्शन के शब्दों के साथ ही मीटिंग समाप्त हो जाती है। मीटिंग के समाप्त होते से ही क्रीतो का टीममेट, यानी वही मिस्टीरियस पर्सन, बिना क्रीतो से कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसी सीन को दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे प्लेयर्स खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान क्रीतो की नजर जाती है अपने ही टीममेट, यानी उसी मिस्टीरियस पर्सन पर। वो देखता है कि उसका टीममेट सूखा ब्रेड खा रहा है, इसलिए क्रीतो जाकर उसे क्रीम दे देता है और कहता है इस क्रीम को लगाकर खाओ ब्रेड पर, अच्छा लगेगा। अब इस जगह पर वो पर्सन भी उस क्रीम को लगाकर जैसे ब्रेड खाता है, उससे उसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है। इस जगह पर क्रीतो देखता है कि वो काफी डिप्रेस्ड है और उदास सा बैठा है। तो क्रीतो उससे पूछता है कि आखिर तुम इस गेम में क्या करना चाहते हो और तुम्हारा क्या गोल है? इस पे वो पर्सन कहता है मैं बस सरवाइव करना चाहता हूँ और इस गेम को खत्म करना चाहता हूँ और कुछ नहीं।
इस बात को सुनकर क्रीतो उससे कहता है, अच्छी बात है, कल की फाइट में तुम सरवाइव करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पहली फाइट में मैं अपना पहला टीममेट खो दूं। क्रीतो के इन शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहां पर हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स उस बॉस के डंजन के पास पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही प्लेयर्स अपनी अपनी फॉर्मेशन लेकर उस डंजन के अंदर घुसते हैं तो वो सीधा अपनी नजरों के सामने बॉस को देखते हैं। बॉस जैसे इन प्लेयर्स को देखता है तो वो सीधा बैटलफील्ड में कूद जाता है। ये बॉस काफी बड़ा होता है आकार में। उस बॉस के बैटलफील्ड में आते से ही वहां पर कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भी समन हो जाते हैं जो सीधा प्लेयर्स पर हमला कर देते हैं। प्लेयर्स भी अपनी फॉर्मेशन बनाकर उस मॉन्स्टर और बॉस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर ऐसे ही लड़ाई चलती है और हमें कुछ समय बाद देखने को मिलता है कि प्लेयर्स मॉन्स्टर्स के ऊपर हावी पड़ना शुरू हो चुके हैं। इसका काफी हद तक क्रेडिट डेविल के इंस्ट्रक्शन पर जा रहा था। डेविल एक काफी अच्छा लीडर प्रतीत हो रहा था। इससे बीच डेविल की नजर जाती है कि बॉस अब आखिरी हमले के साथ ही खत्म हो जाएगा, इसलिए डेविल सीधा उस बॉस की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। क्रीतो की नजर डेविल पर जाती है और डेविल क्रीतो को देखकर स्माइल करता है। शुरुआत में क्रीतो को समझ नहीं आता कि डेविल ने उसे देखकर स्माइल क्यों की, पर जैसे क्रीतो की नजर बॉस पर जाती है तो वो देखता है कि बॉस अपना फाइनल स्पेशल अटैक तैयार कर लेता है और वो एक बहुत ही बड़ी स्वार निकालता है। इस जगह पर क्रीतो समझ जाता है कि बॉस अब अपना फाइनल अटैक करने वाला है, जो डेविल पूरा का पूरा अटैक अपने ऊपर लेना चाहता है। इस जगह पर क्रीतो समझ जाता है और वो सारे प्लेयर से कहता है कि दूर हट जाओ, बॉस बहुत खतरनाक हमला करने वाला है। प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, सिचुएशन तो उनके कंट्रोल में थी। उसी दौरान उनकी नजर जाती है डेविल के ऊपर। डेविल के ऊपर बॉस ने अपना फाइनल अटैक कर दिया होता है और उसकी चेस्ट पर एक बहुत ही बड़ा कट बना दिया होता है, जिसकी वजह से डेविल मरने वाला होता है। उसी दौरान क्रीतो उसे संभालने जाता है, पर इस जगह पर क्रीतो से डेविल कहता है, मुझे पता है तुम भी मेरी ही तरह एक बीटा प्लेयर हो, प्लीज इन लोगों की मदद करना, वरना अगर सब मारे गए तो तुम अकेले भी कुछ नहीं कर पाओगे। इनके साथ ही तुम्हें लेवल अप करना होगा और इन्हें जिंदा रखना होगा, वरना फाइनल लेवल के बॉस पर तुम भी मारे जाओगे, भले तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो प्लीज इनकी मदद करना, इन्हें यहाँ मरने मत देना। और यह कहते ही डेविल वहां से बेपराइज हो जाता है। यानी दोस्तों, डेविल इस गेम के साथ साथ रियल लाइफ में भी मर चुका है। डेविल की मौत को देखकर क्रीतो रियलाइज करता है कि वो कितना मतलबी हो चुका था, क्योंकि जहां एक तरफ डेविल ने अपनी जान दे दी ताकि वो सब मिलकर अपना लेवल अप कर सके, और वहीं वो जो कितना लालची हो चुका था वो अपने बारे में ही सोच रहा था। इवन उसने अपने एक टीममेट को भी पीछे छोड़ के आ गया सिर्फ इसलिए ताकि वो आगे बढ़ सके। इन सब से क्रीतो को रियलाइज हो जाता है कि वो कितना ही ज्यादा मतलबी हो चुका है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि डेविल ने जैसा कहा वो वैसा ही करेगा। वो इस बॉस को खत्म करेगा और सारे प्लेयर्स को लेवल 2 पर ले जाएगा। क्रीतो ये डिसाइड करते से ही खड़ा होता है। वो अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ता है और सीधा बॉस की तरफ भागने लगता है। इस जगह पर उसका टीममेट यानी वही मिस्टीरियस पर्सन भी उसे ज्वाइन करता है और वो दोनों सीधा बॉस की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत में वो मिस्टीरियस पर्सन बॉस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। बॉस उस हमले से बहुत क्लोजली ही बचता है, पर इसी दौरान उस मिस्टीरियस पर्सन ने जो हुडी पहन रखी होती है वो बेपराइज हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि इस मिस्टीरियस पर्सन का जेंडर असल में एक लड़की है और वो एक गर्ल है। इस चीज को देखकर तो क्रीतो भी शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये लड़की इतनी ज्यादा सुंदर है। वैसे इस जगह पर हमें यह पता चलता है कि क्रीतो को ये तो पता था कि एक लड़की है, पर इतनी सुंदर है वो उसे नहीं पता था। इसी के साथ क्रीतो मन ही मन सोचता है कि ये लड़की स्ट्रॉन्ग भी बहुत है, क्योंकि उसने बॉस को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। इस जगह पर अब क्रीतो अपने मेन वाले सिस्टम को कंट्रोल करता है और उस लड़की को देखना छोड़कर बॉस के ऊपर हमला करना शुरू करता है। पर बॉस क्रीतो के बीच में काफी अच्छी लड़ाई चल रही होती है। इवन एक पॉइंट पर तो बॉस उसे मारने ही वाला होता है। इसलिए क्रीतो उस लड़की से कहता है, असुना, इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाओ। यानी उस लड़की का नाम असुना है। असुना के साथ साथ बाकी प्लेयर्स भी बॉस के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे बॉस का ध्यान भटक जाता है और एकदम सही समय देखते से ही क्रीतो अपना फाइनल अटैक तैयार कर लेता है और सीधा उस बॉस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉस वहीं पर धराशायी हो जाता है और उस बॉस का वहीं पर खात्मा हो जाता है। बॉस के ऊपर फाइनल अटैक करने की वजह से क्रीतो को एक्सपी के साथ साथ एक रिवॉर्ड भी मिलता है। रिवॉर्ड को क्लेम करने पर क्रीतो को पता चलता है कि ये एक आर्मर है जिसका नाम मिडनाइट कोट है। अब इस जगह पर क्रीतो के ही आखिरी हमले की वजह से वो बॉस मरा था, इसलिए सारे प्लेयर्स क्रीतो की तारीफ करने लगते हैं और उसे चेयर करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब के बीच में कीबा काफी फ्रस्ट्रेशन में कहता है,
इसे चीयर करना बंद करो। ये कोई हीरो नहीं है, इसने जानबूझ के दियावेल को मरने दिया। तुमने देखा नहीं ये कितना स्ट्रांग है। अगर ये चाहता तो दियावेल को एक बार में बचा सकता था, पर इसने नहीं बचाया क्योंकि ये एक बीटा यूजर है। ये हमारा लीडर बनना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर अपने आप को और स्ट्रांग बना सके। ये एक बीटा प्लेयर है और सारे बीटा प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं। देखा नहीं, एक बार में इसने उस बॉस को मार दिया। ये एक बीटा प्लेयर है और बीटा प्लेयर्स मतलब ही होते हैं। कि बाकी बातें सुनकर वहां के सारे प्लेयर सब भड़कना शुरू हो जाते हैं और वो एक दूसरे पर शक करना शुरू हो जाते हैं कि क्या तुम बीटा प्लेयर हो, क्या तुम बीटा प्लेयर हो, हमें बीटा प्लेयर्स को ग्रुप से निकालना होगा। इस तरीके से बातें होने लगती हैं। अब इन सब बातों को क्रीतो भी सुन लेता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर ऐसी दुश्मनी चलती रही तो वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। सबको लगेगा कि ये बीटा प्लेयर है, ये बीटा प्लेयर है, और इससे वो टीम अप से काम नहीं करेंगे और मारे जाएंगे। अब इस जगह पर क्रीतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी क्रीतो एक क्रीपी सी स्माइल करता है। तुम्हें क्या लगता है मैं बीटा प्लेयर हूं? नहीं, मुझे उन नूब्स में मत ज्वाइन करो। मैं बीटा प्लेयर से भी ज्यादा ऊपर हूं। मैं और ज्यादा मतलबी हूं, बीटा प्लेयर से भी ज्यादा मतलबी। हाँ, मैं चाहता तो मैं डीवाई को बचा सकता था, बट मैंने जानबूझ के नहीं बचाया क्योंकि मुझे इस ग्रुप में सबसे ताकतवर रहना है। क्रीतो के इन बातों से वहां के सारे टीम मेंबर्स का ध्यान बीटा प्लेयर से हटकर क्रीतो पर आ जाता है और वो सभी क्रीतो की बुराई करना शुरू कर देते हैं कि तुम कितने नीच हो, तुम तो बीटा प्लेयर से भी नीच हो। इनकी इस बात पर क्रीतो गुस्सा होने के बजाय कहता है, नीच, कम से कम बीटा प्लेयर कहने से तो कम ही बेइज्जती है। हाँ, मैं नीच ही सही। इसके बाद क्रीतो उन सबको इग्नोर कर अपने मिडनाइट सूट को पहन लेता है और वहां से जाना शुरू हो जाता है। इसी बीच असुना क्रीतो को रोकते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं एक लड़की हूं और मेरा नाम असुना है, क्योंकि तुमने फाइट के दौरान मेरा नाम बोला था। इस पर क्रीतो कहता है, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम अपना मुंह ढक लोगी तो कोई तुम्हारा जेंडर और नाम पता नहीं कर सकता? अपने एचपी बार के ऊपर देखो, तुम्हारा नाम और जेंडर दिख रहा होगा। इस चीज पर असुना कहती है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। इसी के साथ असुना ये भी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे पार्टनर हो, हम दोनों को साथ रहना है, अकेले तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। इस पर क्रीतो कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं अकेले सरवाइव कर सकता हूँ, मुझे तुम जैसे नोबो के साथ रहने की जरूरत नहीं है। और यह कहकर क्रीतो असुना को अपनी पार्टनर लिस्ट से कैंसिल कर देता है और यह कहकर क्रीतो वहां से चला जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक कैफे में क्रीतो को देखते हैं, जिसके आसपास कुछ लोग क्रीतो से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। असल में इस टीम का नाम मूनलाइट होता है और इनके लीडर का नाम क्रीन होता है। ये सब लोग क्रीतो को अपनी टीम में ज्वाइन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हाल ही में हुए एक मॉन्स्टर अटैक में क्रीतो ने इन सब की जान बचाई थी। इसलिए सब चाहते हैं कि क्रीतो अकेला है तो इनकी टीम में ज्वाइन हो जाए ताकि इनकी टीम की पावर बढ़ जाए। इस जगह पर क्रीतो का मन तो नहीं होता और ना ही कोई दिलचस्पी होती है इनकी टीम में ज्वाइन होने का, बट अब ये लोग इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि क्रीतो आखिरकार मान ही जाता है इनकी टीम में ज्वाइन होने के लिए। क्रीतो के इस टीम में ज्वाइन होते से ही क्रीतो का इस टीम के साथ समय व्यतीत होने लगता है। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि क्रीतो का लेवल सचमुच बहुत ज्यादा है, इवन बीटा प्लेयर से भी ज्यादा, और वो अपना ये लेवल अपने टीममेट से छुपा रहा है। इवन हम एक रात को देखते हैं कि क्रीतो अकेले ही 28 फ्लोर में 28 लेवल को मॉन्स्टर को अकेला ही मारने चला जाता है। गैस हमें ये पता है कि पहले एपिसोड में सारे लोग मिलकर लेवल 1 के मॉन्स्टर को भी नहीं मार पा रहे थे, वहीं क्रीतो अकेला ही 28 लेवल के मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा होता है। कि इसी बीच क्रीतो को उसके टीम मेंबर्स के थ्रू एक मैसेज आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके टीममेट्स में से एक टीम मेंबर जिसका नाम सांची था वो मिसिंग है। इस जगह पर क्रीतो बिना कोई देरी करे अपने डैशबोर्ड को ओपन करता है। अपनी एक स्किल जिसका नाम लोकेशन ट्रैकिंग होता है उसके थ्रू वो बहुत ही आसानी से सांची को ढूंढ लेता है। सांची असल में एक ब्रिज के नीचे बैठी हुई होती है, वो काफी डरी हुई होती है। इसी बीच क्रीतो वहां पर आता है। वो क्रीतो को बताती है कि वो मरने से बहुत डरती है, उसे नहीं मरना है। इस जगह पर क्रीतो उसे सिंपैथी देते हुए कहता है, चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम नहीं मरोगी। इस जगह पर पता नहीं क्यों बट सांची बहुत ही आसानी से क्रीतो का विश्वास कर लेती है। इसके पीछे क्या रीजन है वो कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जब क्रीतो सोने जा रहा होता है तभी वहां पर सांची आती है और वो क्रीतो से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? क्रीतो भी सांची से मना नहीं करता और उसे हाँ कर देता है। इसी के साथ हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर शिफ्ट हो जाता है,
जहां पर हम देखते हैं कि क्रीतो और बाकी टीम नेक्स्ट बॉस को मारने के लिए जा रहे होते हैं ताकि वो अपना लेवल बढ़ा सके। इस जगह पर इस टीम का लीडर नहीं होता है, इसलिए इसे क्रीतो ही मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो बॉस के चैम्बर में जाते हैं वहां पर उन्हें बॉस के बजाय एक ट्रेजर चेस्ट मिलती है, जिसे देखकर वहां के सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ का बॉस पहले ही मर गया होगा, इसलिए वो इस ट्रेजर चेस्ट को लूटने जाते हैं। पर इस जगह पर क्रीतो समझ जाता है कि ये हो ना हो कोई ट्रैप है। इस जगह पर वो जैसे ही उन्हें बताया था कि एक ट्रैप है, वो सब एक ट्रैप में फंस चुके होते हैं। वहां का पूरा कमरा रेड लाइट में बदल जाता है और वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स भी समन हो जाते हैं। इस चीज में शुरुआत में वो सब पैनिक हो जाते हैं, पर उसके बाद वो अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को निकालते हैं। वो सोचते हैं कि वो इसकी मदद से यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएंगे, पर वो जैसे निकाल कर उसे इस्तेमाल करते हैं उनमें से कोई भी वहां से टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। इस जगह पर क्रीतो और बाकी सब समझ जाते हैं कि यहाँ पर नॉन टेलीपोर्टेशन चेंबर लगाया गया है और यहाँ पर कोई भी मैजिक काम नहीं करेगा, यानी क्रीतो भी यहाँ पर अब काफी कमजोर हो चुका है। वहां पर सब लोग धीरे धीरे कर स्वाट की मदद से कोशिश कर रहे होते हैं इस मॉन्स्टर्स को मारने का, पर जैसा होना था वैसा ही होता है। बिना मैजिक के वो सब काफी कमजोर होते हैं। धीरे धीरे कर क्रीतो के टीममेट्स मरना शुरू हो जाते हैं। वहां पर क्रीतो अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता हुआ देखता है। इसी बीच क्रीतो को ध्यान आता है कि उसे कुछ भी कर सांची को बचाना होगा, क्योंकि उसने उसे वादा किया था। पर जैसे ही क्रीतो सांची की तरफ बढ़ने लगता है, क्रीतो की नजर पड़ती है सांची पर, जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था उसकी पीठ पर। सांची भी अब मरने वाली होती है क्योंकि उसका खून बहना शुरू हो जाता है। वो इस गेम में डिसॉल्व होते हुए क्रीतो को कुछ शब्द कहती है, पर क्रीतो को वो सुनाई नहीं देते। क्रीतो को ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन के आखिरी पलों में सांची क्रीतो से नफरत ही कर रही होगी, क्योंकि क्रीतो ने उसे वादा किया था कि वो उसे बचाए रखेगा। इस जगह पर क्रीतो की पूरी टीम मारी जा चुकी थी, पर क्रीतो कैसे तैसे कर सरवाइव कर लेता है। इसी सीन के साथ हमारी कहानी फिर से कई महीने आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि क्रीतो एक मिस्टीरियस लड़की से एक बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था। इस लड़की के थ्रू क्रीतो को एक यूनिक से बॉस के बारे में पता चलता है। क्रीतो को पता चलता है कि क्रिसमस नाइट को एक नया बॉस अपेयर होगा। अगर क्रीतो ने उसे मार दिया तो क्रीतो को रिवॉर्ड में सोल रिवाइवल मिलेगा। इस रिवॉर्ड के थ्रू वो किसी भी एक इंसान को रिवाइव कर सकता है। इस चीज को सुनकर क्रीतो डिसाइड कर लेता है कि वो इस बॉस को जरूर मारेगा, भले वो कितने ही लेवल का क्यों ना हो। क्रीतो उस बॉस को इसलिए मारना चाहता है ताकि वो उस रिवाइवल सोल के थ्रू सांची को रिवाइव कर सके। भले ही सांची की मौत को अब 1 साल होने पर आ गया है, पर क्रीतो को अभी भी सांची की मौत का बहुत दुख है, इसलिए वो जैसे तैसे कर सांची को रिवाइव करना चाहता है। इस जगह पर क्रीतो के मन में एक खौफ ये भी होता है कि क्या सांची उससे अब नफरत करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसने सांची को वादा किया था कि वो उसे बचाए रखेगा, पर उसके होते हुए भी सांची मर गई। इस जगह पर क्रीतो सोचता है भले ही सांची उसे कितनी भी नफरत करे, पर वो उसे रिवाइव जरूर करेगा। यही सब सोचते हुए क्रीतो अपने एडवेंचर होटल के रूम में आ जाता है, जहां पर क्रीतो अपने सारे वेपन्स को अपग्रेड कर लेता है और मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। और क्रीतो इतनी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि आज ही क्रिसमस नाइट है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रीतो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जिसे उस लड़की ने बताया था, यानी बॉस की लोकेशन पर जैसे क्रीतो उससे लड़ने जाने ही वाला होता है कि तभी क्रीतो अपने पीछे देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। असल में ये क्रीन की ही गिल्ड होती है। क्रीन मतलब वही कैरेक्टर जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। क्रीन क्रीतो से कहता है, तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ क्रीतो, अकेले तुम मर जाओगे। इस पर क्रीतो उसे डिनाई करता है और कहता है कि वो अकेला ही रहना चाहता है। गाइस, इस जगह पर क्रीतो पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुका है। अब वो अपने सामने किसी भी अपने मेंबर को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए वो अकेला ही रहना पसंद कर रहा है। इस जगह पर क्रीन और उसकी पूरी गिल्ड बार बार क्रीतो को फोर्स करने लगती है अपने साथ ज्वाइन होने के लिए, पर क्रीतो एग्री करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है। इनकी इन्हीं बातों के बीच में वहां पर एक और गिल्ड भी आ जाती है जिसका नाम डिवाइन ड्रैगन होता है। ये गिल्ड भी यहाँ पर उसी बॉस को मारकर उसी सोल स्टोन को लेना चाहती है जिसके पीछे क्रीतो जा रहा है। इधर इस गिल्ड को देखकर क्रीन क्रीतो से कहता है, तुम इनकी चिंता मत कर क्रीतो, इन्हें हम संभालते हैं। क्रीन की इस बात को सुनकर क्रीतो वहां पर रुक कर इनकी मदद करना तो चाहता था, पर अगर उसने जल्दबाजी नहीं करी तो वो बॉस रिस्पॉन भी हो सकता है। इसलिए क्रीतो क्रीन के हवाले इस गिल्ड को छोड़कर वहां से बॉस की तरफ आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद क्रीतो बॉस के पास पहुंच भी जाता है। वहां पर क्रीतो और बॉस के बीच में जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, हमारा सीन क्रीन की तरफ आता है, जहां पर हम देखते हैं कि क्रीन ने अपनी गिल्ड के साथ डिवाइन ड्रैगन नाम की उस गिल्ड को हरा चुका था। इधर कुछ देर बाद क्रीतो भी सोल स्टोन को लेकर आ जाता है, पर इधर क्रीतो ने उस बॉस को तो हरा दिया था, पर हम देखते हैं कि क्रीतो खुश नहीं लग रहा था, वो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था।
इधर क्रीन को भी समझ नहीं आ रहा था कि बॉस को हराने के बावजूद भी क्रीतो इतना दुखी क्यों दिख रहा है। पर जैसे ही क्रीन को उस स्टोन के बारे में पता चलता है तो उसे पता चलता है कि इस स्टोन की मदद से तुम किसी को रिवाइव तो कर सकते हो, पर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही तुम्हें उसे रिवाइव करना होगा। यानी अब क्रीतो सांची को रिवाइव नहीं कर सकता, इसलिए क्रीतो इतना दुखी लग रहा है। इधर क्रीतो वो सोल स्टोन क्रीन को दे देता है ताकि समय आने पर क्रीन इसका इस्तेमाल करके अपने गिल्ड मेंबर में से किसी को बचा सके। क्रीतो क्रीन को सोल स्टोन देने के बाद वहां से जाने लगता है। क्रीतो को जाता हुए दिखाते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फिर से क्रीतो को अपने रूम में ही दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रीतो काफी दुखी लग रहा होता है कि तभी उस इन्वेंट्री में किसी का मैसेज आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये मैसेज किसी और का नहीं सांची का होता है। सांची ने असल में इस मैसेज में टाइमर लगा रखा था आज ही के दिन का, तो उसे क्रिसमस पे ये सांची का लेटर मिलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस मैसेज में और कुछ नहीं सांची की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। सांची उसे बता रही होती है कि उसे पता है कि वो इस दिन तक मर चुकी होगी, यानी सांची को पहले से पता था कि वो मर जाएगी। इधर सांची ये भी बताती है कि उसे बहुत अच्छा लगा क्रीतो के साथ समय बिताकर। इसी के साथ सांची ये भी बताती है कि पहले वो बहुत डरा करती थी गेम खेलने से, उसे लगता था कि वो आज मर जाएगी कल मर जाएगी, पर क्रीतो के आने के बाद वो थोड़ी निडर हो गई थी। उसे पता था कि क्रीतो कितना स्ट्रोंग है, क्योंकि जब सांची क्रीतो के साथ एक दिन नाइट में सोई थी तब उसने देख लिया था क्रीतो का डेस्कटॉप बार। सांची क्रीतो से कहती है तुम बहुत स्ट्रोंग हो, तुम इस गेम को जरूर खत्म करोगे, एंड हाँ मेरी मौत का जिम्मेदार तुम नहीं हो, क्योंकि मुझे तो मरना ही था, मैं तो एक कमजोर ही थी, पर तुम्हारे आने के बाद मुझे विश्वास होने लगा था खुद पर। इन सब के लिए शुक्रिया, और हाँ अगेन मेरी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, ठीक है ना। सांची ऑडियो को एंड करने से पहले क्रीतो के लिए गाना गाती है। गाना खत्म होने के बाद सांची क्रीतो से कहती है सारी चीजों के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ समय बिताकर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस वर्ड को सुनकर क्रीतो को भी याद आता है कि सांची ने मरने से पहले भी क्रीतो को शुक्रिया अदा ही करा था, उसने यही कहा था थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इन्हीं वर्ड्स के साथ ये वॉइस मैसेज खत्म हो जाता है। वॉइस मैसेज खत्म होने के बाद भी क्रीतो बहुत ज्यादा दुखी होता है, इवन उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। उसे दुख होता है कि सांची उस पर इतना विश्वास करती थी, इसके बावजूद भी क्रीतो उसे बचा नहीं पाया। क्रीतो को दुखी दिखाते हुए गेमर गोड एनिमे का एपिसोड नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें एक सीलिया नाम की अननोन सी लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने ही गिल्ड मेंबर से लड़ाई कर रही होती है। इधर सीलिया इनसे इसलिए लड़ रही थी क्योंकि इसका लेवल कम होता है और उसके गिल्ड मेंबर उसे हर दूसरी बात में उसके लेवल के ऊपर बुली कर रहे थे। इसलिए सीलिया बहुत दिन से ये सब झेल रही थी, पर अब उसकी हद पार हो चुकी थी। इसलिए सीलिया इनसे बहस करती है और कहती है अब मुझे तुम्हारी गिल्ड में नहीं रहना है और ना ही मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैं जितने भी लेवल पे हूँ मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अपने आप को सरवाइव कर सकती हूँ। और यह कहकर सीलिया फॉरेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन ना होने के बावजूद भी अपने गिल्ड के खिलाफ दूसरे रास्ते पर चल देती है। कुछ देर उस फॉरेस्ट में सफर तय करने के बाद सीलिया को महसूस होता है कि उसे कोई रास्ते के बारे में पता ही नहीं है और वो इस फॉरेस्ट में भटक चुकी है। कुछ देर बाद उसके ऊपर एक एप्स का झुंड भी हमला कर देता है, क्योंकि रात का समय हो चुका था और मॉन्स्टर इस टाइम पर एक्टिव होते हैं। इसलिए सीलिया को देखते से ही वो एप्स सीलिया पर हमला कर देते हैं। सीलिया भी उनका डट कर सामना कर रही होती है, पर कुछ देर बाद जैसे सीलिया का ध्यान भटकता है, सीलिया के ऊपर एक एप बहुत ही जानलेवा हमला करता है। पर सही समय पर सीलिया का जो पेट होता है, जिसका नाम पीना होता है, वो एक स्मॉल ड्रैगन होता है। वो देखता है कि सीलिया के ऊपर हमला हो रहा है, इसलिए वो बिना कोई देरी करे सीधा उस हमले के सामने आ जाता है। पर यह हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसे एक हमले से ही सीलिया का पेट ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। यह चीज देखकर सीलिया को सदमा लगता है, क्योंकि उसके सफर में सिर्फ एक ही साथी था, वो था उसका पेट। उसके अलावा सब लोग तो उसे नफरत करते हैं। इधर सीलिया पूरे सदमे में होती है कि तभी एप्स उसके ऊपर हमले करने ही वाले होते हैं कि तभी वो सारे एप्स मर जाते हैं। और इसके पीछे और कोई नहीं, क्रीतो ही होता है। क्रीतो ने सीलिया को बचा लिया होता है। सीलिया को बचाने के बाद सीलिया के पास क्रीतो आता है। क्रीतो देखता है कि सीलिया काफी ज्यादा दुखी लग रही है, इसलिए क्रीतो सीलिया से कहता है हे लड़की, चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो। इस चीज पर सीलिया उसे बताती है कि उसे अपने आप की चिंता नहीं हो रही है, उसका पेट यहाँ पर मर गया है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। इधर क्रीतो भी देखता है कि सीलिया की आंखों में सच में बहुत दुख है, उसे बहुत बुरा लग रहा है उसके पेट के मरने पर। इस पर क्रीतो कहता है हाँ चिंता मत करो,
मैंने सुना है 47th लेवल पर एक फ्लोवर मिलता है जिसके थ्रू तुम किसी भी पेट को रिवाइव कर सकते हो, तो तुम उसके थ्रू पेट को रिवाइव कर देना, ठीक है ना। इस चीज पे सिलिया को थोड़ा सही तो लगता है, पर वो क्रितोस कहती है कि उसका लेवल बहुत कम है, वो 47th लेवल के मॉन्स्टर को हराकर उस फ्लोवर को कभी नहीं ले पाएगी। सिचुएशन को देखने के बाद क्रितो सोचता है कि उसे भी तो लेवल 47 को पार करना ही होगा इस गेम को खत्म करने के लिए, तो क्यों ना वो इस लड़की को भी अपने साथ 47 लेवल को पार करा दे और रिवॉर्ड इसे दे दे ताकि ये अपने पेट को रिवाइव कर सके। अब ये सोचकर कि तो सिलिया से कहता है, हे लड़की, तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हारे उस लेवल को पार करने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस लेवल को ही पार करने जाने वाला हूँ। अब इस बात को सुनकर सिलिया खुश हो जाती है कि उसके साथ कोई पार्टनर है जिसके थ्रू वो उस लेवल को पार कर पाएगी। इसी के साथ सिलिया ने अभी देखा है कि क्रितो ने एक ही हमले से कई सारे ऐप को एक ही टाइम पर खत्म कर दिया है, तो उसे क्रितो के ऊपर विश्वास होना भी शुरू हो जाता है। इसी सीन को दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रितो की मदद से सिलिया उस जंगल से बाहर आ जाती है और वो दोनों पास ही के टाउन में ठहरने की सोचते हैं। सिलिया और क्रितो जब टाउन में घूम रहे होते हैं, उसी दौरान सिलिया और क्रितो को सिलिया के एक गिल्ड मेंबर भी मिल जाते हैं। उनसे मिलने के बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रितो सिलिया को समझा रहा होता है कि आखिर वो कैसे दोनों मिलकर 47th लेवल को पार करेंगे। वो उसे सबको समझा रहा होता है कि उस लेवल में क्या क्या डिफिकल्टीज होने वाली हैं और किस किस टाइप के मॉन्स्टर वहां पर देखने को मिल सकते हैं, ताकि वो एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। पूरी रात प्लानिंग करने के बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्रितो और सिलिया पूरी तरीके से तैयार लग रहे थे 47th लेवल को पार करने के लिए। इसके बाद जैसे ही वो दोनों 47th लेवल के अंदर घुसते हैं, वहां पर शुरुआत में ही उन्हें बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर देखने को मिलने लगते हैं, पर एक एक कर क्रितो और सिलिया सारे मॉन्स्टर का खात्मा करने में सफल हो जाते हैं और वो इस लेवल के एंड पर पहुंच जाते हैं। एंड पर पहुंचते से ही क्रितो सिलिया से कहता है, सिलिया, वो रहा इस लेवल का रिवॉर्ड, यानी वो फूल जिसके थ्रू तुम अपने पेट को रिवाइव कर पाओगी, जाओ और उसे ले लो। इसके बाद सिलिया और क्रितो दोनों उस रिवॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं। इवन सिलिया उस फ्लोवर को उठा भी लेती है। सिलिया फ्लोवर को उठाते से ही अपने पेट को रिवाइव करने वाली ही होती है कि तभी क्रितो उसे रोक लेता है और उसे कहता है, सिलिया, यहाँ पर बहुत खतरा है, यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स आसपास में घूम रहे हैं, वो कभी भी रिस्पॉन होकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, क्या हम घर जाकर तुम्हारे पेट को आराम से रिवाइव करें? इस बात पर सिलिया भी हाँ करती है, क्योंकि क्रितो की वजह से ही तो वो इस लेवल को पार कर पाई है। उसके बाद जैसे ही क्रितो और सिलिया अपने कदम वापस जाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, क्रितो को महसूस होता है कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा भी कुछ और लोगों का हो रहा है। इधर क्रितो को यह सब महसूस होता ही है और तभी एक लड़की पेड़ के पीछे से बाहर निकल कर आती है। इसका नाम रोजेलिया होता है और ये और कोई नहीं, सिलिया की पिछली गिल्ड की लीडर होती है। रोजेलिया को देखते से ही क्रितो हैरान होने के बजाय रोजेलिया से कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। गाइस, इस जगह पर हमें पता चलता है कि क्रितो शुरू से ही रोजेलिया का ही पीछा कर रहा था। असल में वो जंगल में भी रोजेलिया के पीछे ही आया था जहां उसे सिलिया मिली थी। गाइस, असल में कुछ दिन पहले एक आदमी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था रोते हुए कि उसकी पूरी गिल्ड को एक रोजेलिया नामक लड़की की गिल्ड ने मार दिया है। इस जगह पर क्रितो रोजेलिया से कहता है, तुम बेवजह मासूमों की जान ले रही हो, तुम्हें लग रहा है कि अभी भी गेम चल रहा है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तुमसे कोई शक्तिशाली तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए तो कैसा लगता है। क्रितो के शब्द सुनकर रोजेलिया अपनी पूरी गिल्ड को छुपने से मना कर बाहर बुला लेती है और वहां पर रोजेलिया की पूरी गिल्ड बाहर आ जाती है। पर जैसे ही रोजेलिया की पूरी गिल्ड बाहर आती है, उन्हें शक होने लगता है कहीं क्रितो द ब्लैक स्वॉर्डमैन हीरो तो नहीं है। गाइस, असल में इस वर्ल्ड में क्रितो को किसी ने देखा नहीं है और ना ही उसका नाम जानते हैं, इसलिए जितने भी लोग क्रितो को देखते हैं उसकी फाइट्स को और मॉन्स्टर से लड़ते हुए, तो वो इसे ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हीरो कहते हैं, जो अकेला ही घूमता है बिना किसी गिल्ड के और अकेला ही लेवल पार करता है और इसके पास कोई शिल्ड नहीं है, सिर्फ एक स्वॉर्ड है जिसके बदौलत ही वो पूरे मॉन्स्टर्स को मार देता है और ये बहुत खतरनाक है। इस जगह पर रोजेलिया की पूरी गिल्ड को डर लगने लगता है कहीं ये वही तो नहीं है, पर इस पर रोजेलिया कहती है, डरो मत, इसने बस उसकी कॉपी करी है, ये बस उसके जैसा दिख रहा है, ये एक बच्चा है, तुम इसे आसानी से मार पाओगे। अब जैसे ही
रोसिलिया ये कहती है, गिल्ड मेंबर को लगने लगता है कि हाँ ये तो छोटा सा बच्चा है और कमजोर दिख रहा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब यह सोचकर वो सीधा क्रीतो पर हमला कर देते हैं। पर इस जगह पर क्रीतो के ऊपर हमला करने के बावजूद भी क्रीतो के एचपी कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि क्रीतो का लेवल काफी ज्यादा था इन लोगों से, इसलिए इनके हमलों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था क्रीतो और क्रीतो के आर्मर पर। अब इस जगह पर कुछ देर ऐसी लड़ाई चलने के बाद क्रीतो इनसे कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अब साइड हटो। अब जैसे ही क्रीतो ये कहता है, वो सीधा पलक झपकते से ही रोसिलिया की गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है, अब तुम्हारे खेल हो चुका हो तो हम इस खेल को खत्म करें। क्रीतो के यह कहते से ही रोसिलिया भी समझ जाती है कि उसकी गर्दन पर ही तलवार है। अगर उसने थोड़ी भी चालाकी करी तो क्रीतो बिना कोई सोचे समझे उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा, इसलिए रोसिलिया भी बिना कुछ करे वहीं पर सरेंडर कर देती है। रोसिलिया के सरेंडर करते से ही हमारा सीन इवनिंग पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर क्रीतो सीलिया से माफी मांग रहा था कि उसने अपने किसी काम और निजी वजह से उसकी जान को खतरे में डाला। इस पर सीलिया कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर क्रीतो नहीं होता तो उसकी जान तो उसी दिन जंगल में चली जाती, या फिर वो अपने पेट को कभी रिवाइव भी नहीं कर पाती, इसलिए वो क्रीतो का शुक्रिया अदा ही करती है। इधर सीलिया के मन में ये भी होता है कि वो क्रीतो के साथ उसके सफर को ज्वाइन करना चाहती है, पर इसी बीच उसके मन में ये भी होता है कि उसका लेवल अभी बहुत कम है, वो क्रीतो की मदद नहीं कर पाएगी, बस वो उसके ऊपर बोझ ही बनेगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अभी क्रीतो को ज्वाइन नहीं करेगी, पहले वो अपना लेवल बहुत बढ़ाएगी और फिर वो क्रीतो के साथ पक्का ज्वाइन होगी। अब यह सोचकर सीलिया अपने पेट को रिवाइव करना शुरू कर देती है और सीलिया को अपने पेट को रिवाइव करते हुए दिखाते हुए ही ट्रिपल एस रैंक गेमर का एपिसोड नंबर 4 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें कई महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि क्रीतो एक गार्डन जैसी जगह पर सो रहा होता है। इसी बीच वहां पर असुना भी आ जाती है। वो क्रीतो को देखकर कहती है, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर सो क्यों रहे हो, तुम्हें तो अपना लेवल बढ़ाना चाहिए ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस चीज पर क्रीतो असुना को देखकर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और कहता है, मैं थका हुआ हूँ, तुम्हें सोना है तो तुम भी सो जाओ, ठीक है ना। इस जगह पर असुना तो अपना लेवल बढ़ाने जा रही थी, पर वो देखती है कि यहाँ पर काफी अच्छी नींद आने वाली है, तो वो भी यहीं पर सो जाती है। इसी के साथ हमारा समय 8 घंटे आगे बढ़ जाता है, जहां पर असुना जैसे ही उठती है उसे रियलाइज होता है कि वो तो लेवल बढ़ाने जा रही थी, पर उसने क्रीतो की बात सुनकर अपने 8 घंटे सोने में बर्बाद कर दिए हैं। पर जैसे ही वो उठती है तो उसकी नजर पड़ती है कि क्रीतो उससे ही देखे जा रहा है। इसे उसे शक होता है कहीं क्रीतो उसे मारकर उसकी लूट तो नहीं लेना चाहता है ना, पर फिर वो रियलाइज करती है कि कहीं वो ऐसा करना चाहता तो भी तो पिछले 8 घंटे में आसानी से कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इधर फिर उसे रियलाइज होता है कि असल में क्रीतो यहाँ पर बैठकर उसकी ही सेफ्टी का ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई दूसरा प्लेयर आकर उसे मारकर उसकी लूट ना ले ले। अब ये चीज रियलाइज कर असुना डिसाइड करती है कि वो क्रीतो की इस हेल्प के बदले उसे ट्रीट देगी। असुना के इसी डिसीजन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट पर, जहां पर असुना क्रीतो को ट्रीट दे रही होती है। खाने के दौरान ही असुना और क्रीतो के बीच में बातें होती हैं कि कैसे आजकल एक प्लेयर ही दूसरे प्लेयर को मारे जा रहा है ताकि वो उस प्लेयर की लूट ले सके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। इस चीज पर क्रीतो कहता है हाँ उसने भी इसके बारे में सुना है। इसी बीच उन्हें किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज आती है और वो जैसे ही इस आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक इंसान को किसी ने लटका रखा है फांसी के फंदे से। इवन उसके शरीर में एक स्पेयर भी घुसा है जो उसकी धीरे धीरे कर कर एचपी खींचते जा रहा है। कुछ ही देर में वो प्लेयर पूरी तरह से मरकर वहां से गायब हो जाता है। वहां पर सिर्फ वो स्पेयर बचा था जिसके इस्तेमाल से उस इंसान को मारा गया था। इधर असुना और क्रीतो को समझ नहीं आता कि इस जगह पर कोई कैसे मर सकता है, क्योंकि ये तो लॉबी है, यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं मार सकता। यहाँ पर क्रीतो को लगता है कि किसी ने डुअल मैच लिया होगा किसी से, इसलिए किसी ने मार दिया होगा। पर इधर किसी के भी सिर के ऊपर चैंपियन भी लिखा नहीं आ रहा था, यानी यहाँ पर किसी ने भी डुअल मैच नहीं लिया था। ये पूरी तरह से एक मर्डर है, पर यह भी एक इम्पॉसिबल है क्योंकि लॉबी सिटी में कोई भी नहीं मर सकता,
जो भी मरेगा वो रिस्पॉन हो जाएगा, पर वो कैरेक्टर पूरी तरह से मर चुका है और वो वापस रिस्पॉन भी नहीं हो रहा है। इधर क्रीतो और असुना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेयर्स को कौन मार रहा है। वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस केस के ऊपर कि ये गेम का ग्लिच है या फिर कोई जानबूझ के मार रहा है। कि इसी बीच उन्हें एक सोफिया नाम की लड़की मिलती है। वो बताती है कि जो आदमी आज मरा है वो उसी का ही प्रीवियस गिल्ड मेंबर हुआ करता था। आज वो दोनों मिलने वाले थे, पर उससे पहले ही ये मेंबर भी मारा गया। इस जगह पर हमें पता चलता है कि इससे पहले भी सोफिया के कई गिल्ड मेंबर्स मारे जा चुके हैं। इधर सोफिया को लग रहा था कि अगली बारी उसी की होने वाली है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। इस तरह सोफिया को डरता हुआ देखकर क्रीतो सोफिया से कहता है, डरो मत, मेरा लेवल काफी ज्यादा है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, चिंता मत करो। इस जगह पर क्रीतो की बात सुनकर सोफिया थोड़ा रिलैक्स होती है और वो क्रीतो और असुना को बताना शुरू करती है कि उसे और उसकी गिल्ड को कई महीने पहले एक रिंग मिली थी एक मॉन्स्टर को मारने के बाद, जो काफी ज्यादा प्रीसियस लग रही थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा था कि वो इसे बेचकर पैसे कमाएंगे। पर जैसे ही उनका एक गिल्ड मेंबर इसे बेचने गया वो वापस कभी आ ही नहीं पाया और तब से ही ये सिलसिला चले आ रहा है। सबसे पहले गिल्ड का लीडर मारा गया था, उसके बाद धीरे धीरे कर गिल्ड के बाकी मेंबर्स भी मरना शुरू हो चुके थे। इधर सोफिया इससे पहले कि ये बताती कि बाकी और कौन कौन से गिल्ड मेंबर जिंदा बचे हैं, इससे पहले ही सोफिया खिड़की पे खड़ी थी, इसलिए सोफिया को सीधा एक स्पेयर लग जाता है और वो क्रीतो के सामने ही खिड़की से गिरते हुए मारी जाती है। क्रीतो बहुत कोशिश करता है सोफिया को बचाने के लिए, पर क्रीतो की आंखों के सामने ही सोफिया मारी जाती है। पर इस जगह पर सोफिया तो मारी जाती है, पर क्रीतो की नजर पड़ती है कि एक इंसान घरों की छतों पर से भागने की कोशिश कर रहा है। क्रीतो को लगता है कि यही वो मर्डरर है जिसने सोफिया के ऊपर ही हमला किया था और क्रीतो उस मर्डरर का पीछा करना शुरू कर देता है। इधर क्रीतो का अंदाजा सही था, असल में इस इंसान ने सोफिया को मारा था। इधर क्रीतो बहुत कोशिश करता है उस मर्डरर को पकड़ने की कोशिश करने के लिए, पर कुछ देर भागने के बाद ही वो मर्डरर समझ जाता है कि वो क्रीतो को स्पीड 22 बीट नहीं कर पाएगा। क्रीतो उसे किसी भी क्षण पकड़ लेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर यहीं से कहीं टेलीपोर्ट हो जाएगा। और वो ऐसा ही करता है। वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को निकालता है और वो किसी प्लेस का नाम लेने ही वाला होता है कि तभी टाउन की बेल बजना शुरू हो जाती है और क्रीतो को सुनाई नहीं देता कि आखिर वो मर्डर कहाँ टेलीपोर्ट हो रहा है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इस जगह पर क्रीतो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है कि उसने किसी इंसान को वादा किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर वो ये वादा निभा नहीं पाया। पहले सांची भी उसकी आंखों के सामने मारी गई थी और अब सोफिया भी उसकी आंखों के सामने मारी जा चुकी है। क्रीतो को इसी रिग्रेट में दिखाते हुए हमारा सीन नाइट पर शिफ्ट होता है, जहां पर क्रीतो और असुना एक ही बेंच पर बैठे होते हैं और इसी मर्डर के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे सोफिया किसी के हाथों मारी गई। इस जगह पर असुना को लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई गेम का ग्लिच है जिसकी वजह से कोई अनजान सा टर्मिनेटर प्लेयर्स को मारे जा रहा है। इधर क्रीतो को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गेम में कोई ग्लिच नहीं है, कोई जानबूझकर ही प्लेयर को मारे जा रहा है। अब इधर बस क्रीतो को ऐसा लग रहा था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो असुना से कुछ नहीं कहता। अब इन्हीं सब के बीच में क्रीतो को असुना एक सैंडविच देती है और कहती है कि उसने अपने हाथों से बनाया है। इस बात को सुनकर क्रीतो उसे सैंडविच के लिए शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद क्रीतो सैंडविच को खाना शुरू कर देता है कि तभी वो सैंडविच क्रीतो के हाथ से छूट जाता है और वो भी वेनिश हो जाता है उसी तरीके से जैसे बाकी लाश भी हो रही हैं। इस जगह पर क्रीतो को समझ आता है कि इस लॉबी में भले इंसान नहीं मर सकते पर उनके ऑब्जेक्ट जरूर वेनिश हो सकते हैं। यहाँ पर क्रीतो को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई ग्लिच नहीं चल रहा है, कोई भी इंसान गेम की लॉबी में मर ही नहीं सकता। असल में ये सब प्लान है किसी न किसी का। क्रीतो के शक के साथ ही हमारा सीन 19th फ्लोर पर शिफ्ट होता है, जहां पर सोफिया के गिल्ड का लीडर ही आया हुआ होता है। वो असल में कब्र के पास आकर माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई टर्मिनेटर गोस्ट ही है जो सारे उसके गिल्ड मेंबर को मारे जा रहा है। पर इस जगह पर वो कन्फेस कर देता है कि उसने वो रिंग नहीं बेची थी, उसने चोरी करके वहां से भाग गया था क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा था।
इस जगह पर जैसे वो ये कन्फेस करता है, पीछे से सोफिया और केन आ जाते हैं। सोफिया यानी मरी नहीं थी और केन वही है जो सबसे पहले क्रीतो को मरता हुआ दिखा था। अब इससे पहले कि सोफिया और केन अपने ही गिल्ड के लीडर को सजा देते उन्हें धोखा देने के लिए, कि तभी वहां पर क्रीतो और असुना जाते हैं। क्रीतो और असुना ने इनका एड्रेस इस तरह से पता लगाया कि उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने वो हथियार बनाए थे, जिसके थ्रू फेक डेथ हो रही थी। उस हथियार बनाने वाले का नाम ग्रीमलॉक होता है। असल में ही इसकी ही पूरी साजिश थी। इसी ने कई सारे प्लेयर को जान से मरवाया है। वो लॉबी में लोगों को मरवा कर उन्हें पीछे से किडनैप कर लेता था, या फिर उसे कहीं और मार कर लॉबी में ये दिखा देता था कि लॉबी में किसी मर्डरर ने उसे मारा है, और इस तरह से उसने अपनी वाइफ को भी मार चुका है। इस जगह पर क्रीतो ये भी बताता है कि इसके हथियार का इस्तेमाल कर तुम किसी को भी मारोगे तो उसकी आधी इन्वेंट्री इसके पास आ जाएगी, यानी उसकी आधी लूट ग्रीम को मिल जाएगी। इसलिए ही वो ये हथियार बना बना कर लोगों को सप्लाई कर रहा है। ग्रीम ये सब कर जल्द से जल्द बस इस गेम से बाहर निकलना चाहता है। ये सब बात सुनने के बाद असुना ग्रीमलॉक से कहती है, तुमने बाहर निकलने के लालच में अपनी वाइफ को भी मार दिया जिसे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था। इस बात को सुनकर ग्रीमलॉक को भी महसूस होता है कि उसकी वाइफ उसके साथ अच्छा ही बिहेव किया करती थी, पर उसने बस कुछ लूट के चक्कर में उसे जान से मार दिया। गाइस, ग्रीमलॉक की पर्सनालिटी से हमें पता चल रहा है कि अब इस गेम के प्लेयर कुछ भी करने को तैयार हैं इस गेम से बाहर निकलने के लिए, ये जानते हुए भी कि अगर वो किसी को मारेंगे तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। वो बस